नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अब हर जल निकाय की जानकारी एक एटलस में। गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का हुआ लोकार्पण। नदी, तालाब, आर्द्रभूमि और अन्य जल निकायों के बारे में मिलेगी विस्तृत जानकारी। विटियार में गंडक नदी के बेलवा घाट पर राफ्टिंग सेवा हुई शुरू। पर्यटक अब नदी में जल विहार का ले सकेंगे आनंद। इको पार्क और रेस्ट हाउस भी किया जाएगा विकसित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। प्राइवेट गाड़ी को डॉग स्क्वाड की जांच से गुजरना होगा। राज्य में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आज बिहार के 5 जिलों में तेज आंधी बारिश। पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना। आगामी 3 दिनों में तापमान में 5 से 8 डिग्री की हो सकती है वृद्धि। पाकिस्तान तैयार रहे, पिक्चर अभी बाकी है। भारत के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का संकेत। विदेश सचिव ने कहा, भारत पर हमले के संकेत मिले थे। राज्य के 6 जिलों में सुनाई दी हूटर की डरावनी गूंज। सायरन बजते ही बंद कर दी गई बिजली। महावीर मंदिर पटना जंक्शन पर छाया अंधेरा। पंजाब की जीत से दिल्ली के प्लेऑफ की राह होगी बंद। प्लेऑफ की जंग में भिड़ेगी पंजाब और दिल्ली। धर्मशाला में होगी प्लेऑफ की असली भिड़ंत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईडीबीआई में जूनियर असिस्टेंट के 676 पदों के लिए आवेदन शुरू। आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 676 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 मई यानी आज से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार www.idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में 271 अनारक्षित, 124 ओबीसी, 67 ईडब्ल्यूएस, 140 एससी और 74 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 60% अंक और एससी एसटी पीएच के लिए 55% अंक आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 1050 रुपए तथा एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपए है। आयु सीमा 20 से 25 वर्ष निर्धारित है। जल जीवन हरियाली अभियान को मजबूत करने की योजना। बिहार में पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इस अभियान का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और कृषि को मजबूत करना है। वर्ष 2025-26 के लिए इस अभियान को 528.87 करोड़ रुपए बजट मिला है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधारोपण हो रहा है, जिसमें किसानों और जीविका दीदियों की भागीदारी भी है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब तक 4 करोड़ 14 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और 246 सरकारी व कई निजी पौधशालाएं इसकी पूर्ति में सहयोग कर रही है। राजस्व विभाग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का आज होगा उद्घाटन। राजस्व विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज मंत्री संजय सरावगी द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया जाएगा। इस नई प्रणाली के माध्यम से नागरिक अब अपनी शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया अधिक सुगम, त्वरित और पारदर्शी होगी। यह पहल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल भारत की ओर यह एक और मजबूत पहल साबित होगी। राज्य के 6 जिलों में सुनाई दी हूटर की डरावनी गूंज। पटना सहित राज्य के अलग अलग 6 जिलों में बीते दिन मॉक ड्रिल के दौरान अंधेरा छा गया, जिसमें लोगों ने भी समर्थन दिखाया। सायरन बजते ही बिजली बंद कर दी गई और वाहन चालक अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दिए। पटना के महावीर मंदिर और पटना जंक्शन पर लाइटें बंद देखी गई, जबकि शाम 6:45 तक प्रमुख चौराहों पर सामान्य स्थिति देखी गई। पूर्णिया, बरौनी, कटिहार, बेगूसराय, अररिया जिलों में ब्लैकआउट के दौरान हूटर की डरावनी आवाज गूंज सुनाई दी और कुछ जगहों पर सीसीटीवी के नाइट विजन कैमरों से हल्की रोशनी दिख रही थी। पटना में सायरन 6:58 में सुनाई दिया और 7 बजे से 7:10 तक बिजली काटी गई। इसके बाद पुनः बिजली की सुविधा बहाल कर दी गई। स्पेशल में आज हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की।
मोतिहारी के फुलबड़िया गांव में 8 मई 1928 को जन्मे रमेश चंद्र झा एक सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी और साहित्यकार थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले के आरोपों में फरार रहे। उनके पिता लक्ष्मी नारायण झा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। रमेश चंद्र कवि सम्मेलनों के लोकप्रिय कवि थे, जिनके गीतों में राष्ट्रभक्ति और संवेदना झलकती थी। हरिवंश राय बच्चन और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे दिग्गजों ने उनकी लेखनी की सराहना की। जेल जीवन में उन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन किया और अपनी रचनाओं से जन जागरण किया। उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम की तपस्या और साहित्यिक योगदान का प्रेरणादायक उदाहरण है। सुहानी कुमारी ने बिहार को दिलाया ब्रोंज मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की सुहानी कुमारी ने इंडिविजुअल परस्यूट साइकिलिंग इवेंट में ब्रोंज मेडल जीतकर राज्य के लिए तीसरा पदक हासिल किया है। उनकी इस सफलता ने न केवल बिहार को गर्वित किया, बल्कि राज्य की बेटियों की खेल प्रतिभा को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार द्वारा खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन और समर्थन के कारण बेटियां खेलों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान के खिलाफ सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे राज्यों की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है, जिसमें बिहार भी शामिल है। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब सीएम आवास में प्रवेश करने वाले किसी भी प्राइवेट गाड़ी को डॉग स्क्वाड की जांच से गुजरना होगा। इसके लिए विशेष डॉग स्क्वाड टीम को तैनात कर दिया गया है। पहले ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। भारत, नेपाल और पाकिस्तान सीमाओं पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करना था। क्या आप जानते हैं मिसाइल कैसे करती है अपने टारगेट पर सटीक हमला? मिसाइल एक ऑटोमेटेड हथियार है जो अपने लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए खास टेक्नोलॉजी से लैस होती है। इसमें 4 अहम हिस्से होते हैं: प्रपल्शन सिस्टम, गति देने वाला; गाइडेंस सिस्टम, रास्ता दिखाने वाला; कंट्रोल सिस्टम, दिशा व ऊंचाई नियंत्रित करने वाला; और वारहेड, टारगेट को नष्ट करने वाला। मिसाइल की सटीकता का राज इसका गाइडेंस सिस्टम होता है, जो 5 तरह का हो सकता है: इनर्शियल, जायरोस्कोप आधारित, जीपीएस बेस्ड, सैटेलाइट की मदद से, एक्टिव रडार, खुद रडार भेजकर, पैसिव होमिंग, टारगेट की गर्मी पकड़कर, और लेजर गाइडेंस, लेजर बीम फॉलो कर। यही तकनीकें मिसाइल को बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर वार करने में सक्षम बनाती है। बिहार के जल निकायों पर नया एटलस हुआ जारी। बिहार के सभी जल निकायों की जानकारी अब एक विशेष एटलस में मिल जाएगी। बुधवार को राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया। इस एटलस में नदी, तालाब, आर्द्रभूमि और अन्य जल निकायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, और जिसमें ग्राम पंचायत स्तर तक के जल निकाय भी शामिल है। एटलस से जल निकायों के अतिक्रमण का पता चल सकेगा और उन्हें मुक्त करने में मदद मिलेगी। यह जल प्रबंधन नीति निर्धारण और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना को भी समर्थन देगा। एमबीबीएस में 3 से अधिक बार असफल हो चुके अभ्यर्थियों के लिए पटना हाईकोर्ट का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को अंतरिम राहत दी है जो एमबीबीएस परीक्षा में 3 से अधिक बार असफल हो चुके हैं। यह राहत केवल अस्थायी है और याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियम असंवैधानिक है और इसमें उम्मीदवारों के बीच भेदभाव होता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस नियम में बताया था कि 3 बार असफल होने वाले उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अयोग्य माने जाएंगे। राज्य सरकार ने इस नियम की समीक्षा करने की सहमति दी है। पाकिस्तान तैयार रहे, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में नागरिक या सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे के ट्वीट "अभी पिक्चर बाकी है" ने संकेत दिया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि खुफिया एजेंसियों को भारत पर संभावित आतंकी हमलों के संकेत मिले थे, जिसके चलते यह कार्रवाई आवश्यक थी। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने आतंकी ढांचे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में पाकिस्तान को अगले कदम के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार में शिक्षकों के ईपीएफ अंशदान पर शिक्षा विभाग को चेतावनी। बिहार में शिक्षकों के ईपीएफ यानी भविष्य निधि अंशदान में देरी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस को पत्र लिखा है। पत्र में ईपीएफओ ने शिक्षकों के अंशदान को 15 दिन के भीतर उनके खातों में जमा करने की सख्त चेतावनी दी है। ईपीएफओ के अनुसार नियोक्ता को वेतन माह की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर अंशदान जमा करना होता है, अन्यथा जुर्माना वसूला जा सकता है। कई शिक्षण संस्थानों में अंशदान समय पर
जमा नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों के पेंशन और बीमा लाभ प्रभावित हो रहे हैं। ईपीएफओ ने इस मामले को तत्काल सुलझाने की मांग की है। वीटीआर में गंडक नदी के बेलवा घाट पर राफ्टिंग सेवा हुई शुरू। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटन को नई सौगात मिली है। वन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने गंडक नदी के बेलवा घाट पर राफ्टिंग सेवा शुरू की है, जिससे पर्यटक अब नदी में जल विहार का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में 196 एकड़ खाली भूमि पर इको पार्क और रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। गोवर्धना जंगल में स्थित प्राचीन सोमेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा। यह क्षेत्र अब पर्यटन नक्शे पर और भी आकर्षक बनेगा। इन विकास कार्यों से वीटीआर की हरियाली और जैव विविधता को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बीपीएल में ईओआई जमा करने की तिथि अगली सूचना तक स्थगित। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए ने बिहार प्रीमियर लीग बीपीएल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि को स्थगित कर दिया है, जो पहले 7 मई 2025 निर्धारित थी। और यह निर्णय संभावित प्रतिभागियों और निवेशकों द्वारा उठाए गए तकनीकी व प्रक्रियात्मक सवालों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन सवालों के समाधान हेतु 8 मई 2025 यानी आज शाम 6 बजे द अशोक नई दिल्ली में एक प्री बीड मीटिंग आयोजित की जाएगी। बैठक में बीपीएल गवर्निंग काउंसिल तकनीकी व वेबसाइट मुद्दों पर चर्चा करेगी। नई तिथि और संशोधित दस्तावेज जल्द ही बीसीए की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। मुंबई दिल्ली तक रेलवे से पहुंचेगी ताजा लीची। अब बिहार की मीठी और रसीली लीची देश के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद तक सीधे एक्सप्रेस ट्रेनों से पहुंचाई जाएगी। रेलवे ने पवन एक्सप्रेस के साथ 6 और ट्रेनों में पार्सल वैन जोड़ दिए हैं, जिससे लीची को ताज़ा और सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकेगा। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जैसे इलाकों से अब हर सप्ताह कुल 24 टन लीची भेजी जाएगी। इस साल 2100 टन लीची भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और आम लोगों को ताज़ा लीची उचित दाम पर मिलेगी। और यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसएसबी जवानों की छुट्टियां हुई रद्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ अब भारत नेपाल बॉर्डर पर भी एसएसबी जवानों को हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्धों की जांच की जा रही है। बिना वैध पहचान पत्र के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बिहार के नेपाल सीमा से सटे जिलों में चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है। व्हाट्सएप ने स्टेटस अपडेट के लिए नया फीचर किया लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और मजेदार फीचर लॉन्च किया है, जिससे स्टेटस अपडेट्स को और भी इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। इस फीचर के तहत यूजर से सवाल, थीम या चैलेंज जैसे प्रॉम्प्ट्स के साथ स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐड योर सनसेट फोटो जैसे स्टेटस पर दूसरे लोग अपने फेवरेट सनसेट फोटो को शेयर कर सकते हैं। यह फीचर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह फीचर फिलहाल iOS 25.14.77 पर उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। बिहार के 5 जिलों में तेज आंधी बारिश। बिहार में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई और भागलपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना सहित दक्षिणी बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश के कारण पटना का तापमान गिरकर 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एकंगरसराय में 101.8 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। आगामी 3 दिनों में तापमान में 5 से 8 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इंटर परीक्षा में नकल कराता शिक्षक गिरफ्तार। सुपौल जिले के टीसी हाई स्कूल में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के दौरान बीपीएससी चयनित शिक्षक कामेश्वर प्रसाद को छात्रों को उत्तर बताते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वे परीक्षा में वीक्षक के रूप में तैनात थे, जबकि उन्हीं के स्कूल के छात्र परीक्षा दे रहे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। सूचना मिलते ही केंद्राधीक्षक ने प्रशासन को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिक्षा विभाग ने तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया है और यह मामला परीक्षा में गहराए भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठ खड़े हुए हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
गर्मियों में कार को ओवरहीटिंग से कैसे बचाएं? गर्मियों में कार का ज्यादा गर्म होना आम समस्या है, खासकर जब धूप में खड़ी रहती है गाड़ियां। तो इससे बचने के लिए ये 5 कारगर टिप्स जरूर अपनाएं। पहला, इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलेंट का लेवल नियमित रूप से चेक करें। दूसरा, रेडिएटर की सफाई करवाएं ताकि धूल या जंग उसकी कार्यक्षमता न घटाए। तीसरा, कार को छांव में पार्क करें या उस पर कवर लगाएं। चौथा, एसी की नियमित सर्विस कराएं ताकि वह गर्मी में बेहतर काम करे। पांचवा, विंडशील्ड और खिड़कियों पर सनशेड या सोलर ब्लाइंड्स लगवाएं जिससे अंदर की गर्मी कम हो। और इन टिप्स से आपकी कार गर्मियों में भी ठंडी बनी रहेगी। रेल मंत्री का आज होगा जमालपुर दौरा। 8 मई यानी आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जमालपुर रेल कारखाना दौरा होने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान जमालपुर कारखाने को निर्माण का दर्जा मिलने की संभावना है, जिससे उसे एलएचबी कोच और वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का जिम्मा मिल सकता है। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। खासकर एक्ट अप्रेंटिस युवाओं को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकास का पहला चरण पूरा हो चुका है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही नई ट्रेनों की घोषणा भी संभव है। आज खेला जाएगा पंजाब बनाम दिल्ली प्लेऑफ की भिड़ंत। आईपीएल 2025 अपने निर्णायक मोड़ पर है और 8 मई यानी आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सीजन का 58वां मुकाबला खेला जाएगा और यह मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिहाज से बेहद अहम है। पंजाब किंग्स अगर जीत दर्ज करती है तो वह प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी, जबकि दिल्ली की जीत उसे दौड़ में बनाए रखेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें पंजाब ने 17 और दिल्ली ने 16 मैच जीते हैं। आंकड़ों के लिहाज से पंजाब को मामूली बढ़त हासिल है और वह इसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। आज का मुकाबला शाम 7:30 बजे होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आज के दिन 1871 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच समझौते के बाद अलबाबा विवाद समाप्त हुआ। 1886 में कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का उत्पादन शुरू हुआ। 1895 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता गोपबंधु चौधरी का जन्म हुआ। 1929 में प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ। 1933 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिन का उपवास रखा। 1962 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, वहां रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा की। 2000 में भारतीय मूल के लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। गलत दावा, भारतीय लड़ाकू विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पीआईबी के अनुसार यह वीडियो फरवरी 2025 का है और इसमें भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना दिखाया गया है। यह हादसा मध्य प्रदेश के शिवपुरी ग्वालियर के पास एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ था। झूठी खबरों से सावधान रहें और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं झेल सकता, मूडीज। जी हां, भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर की गई ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस पर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं झेल सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही गंभीर संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 3 महीने के आयात बिल के बराबर है और देश पर $131 बिलियन का विदेशी कर्ज भी है। मूडीज ने कहा कि तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान को विदेशी वित्तीय सहायता में कमी आ सकती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंग साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपा। आज का दूसरा सवाल है, कौन सी पुस्तक महावीर की जीवन गाथा के बारे में वर्णन करती है? ऑप्शन ए तत्वार्थ सूत्र, ऑप्शन बी अचांग सूत्र, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी उपास कदश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्प सूत्र। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? ऑप्शन ए नूरुल अनवर, ऑप्शन बी साद-ए-आम, ऑप्शन सी इंकलाब-ए-जदीद, ऑप्शन डी आगरा अखबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नूरुल अनवर।
आज का चौथा सवाल है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राजकुमार यादव, राजीव कुमार, रामबाबू दास, मुबारक अली, अतीक खान, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर और निशांत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।